So we discussed that delta G or free energy change of pathways are additive. This additive property of free energy changes is very important in biochemical pathways through which substrates must pass in a particular direction. That A forms B, then B forms C and C forms D and so on. तो जो भी एनर्जी चेंज इसमें आता रहेगा उसको हम एड अप करते जाएंगे. Reactions are coupled through common intermediates. So two chemical reactions have a common intermediate when they occur sequentially so that the product of the first reaction is a substrate for the second one. तो जैसे कि हम ये सपोजिटरी एग्जांपल है कि A प्लस बी फॉर्म C प्लस डी, तो उसमें जो D हमारे पास प्रोडक्ट बना था वो अगले रिएक्शन का रिएक्टेंट है और D में जब X ऐड हुआ तो Y प्लस Z बना. इसकी बेहतर आपको मिसाल इसमें बनेगी कि ग्लूकोज प्लस ATP फॉर्म्स ग्लूकोज 6-phosphate. This glucose 6-phosphate which was the product in the first reaction is the reactant in the second reaction. तो ग्लूकोज 6-phosphate फॉर्म्स फ्रक्टोज 6-phosphate. तो जब हमने इसको ऐड किया तो जो ग्लूकोज 6-phosphate था वो इसमें कॉमन इंटरमीडिएट था जो पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट है और दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट है. अब हम क्विकली डिस्कस करेंगे सेलुलर एनर्जी जिसको एटीपी भी कहा जाता है. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या चीज़ होती है? सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो एटीपी बनता कैसे है? इट इज़ अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो एडेनिन विच इज़ अ नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ जब राइबोज 5 कार्बन या पेंटागन शुगर लगता है और साथ फॉस्फेट ग्रुप लगते हैं 3, 1 2 3 आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये बनता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इन दिस 3 phosphate groups 2 with high energy bonds are formed. तो जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ना फॉस्फेट ग्रुप्स 1 2 एंड 3, इनमें जो लास्ट वाले 2 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं इनके बीच में एक हाई एनर्जी बॉन्ड है और जो बीच वाला और पहले वाला फॉस्फेट ग्रुप है इनके बीच एक हाई एनर्जी बॉन्ड है. तो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं और 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं हमारे पास. सो द लास्ट फॉस्फेट ग्रुप कंटेन्स द मोस्ट एनर्जी. तो जो बॉन्ड हमारे पास लास्ट और सेकंड लास्ट के बीच में हमारे पास ये वेवी जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है. ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ ATP. जो ATP का जो बॉन्ड ब्रेक करना होता है इस प्रोसेस इज नोन एज फॉस्फोरिलेशन. फॉस्फोरिलेशन क्यों? क्योंकि फॉस्फेट के बॉन्ड्स टूटते हैं. तो फॉस्फेट बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रेक्ड, सो इट इज़ फॉस्फोरिलेशन बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप्स आर बीइंग ब्रोकन डाउन. occurs continually in cells. Enzyme ATPase can weaken and break last phosphate bond and releases energy and free phosphate. तो जब एनर्जी बॉन्ड टूटता है हमारा तो फॉस्फेट निकल जाता है और एनर्जी रिलीज होती है जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. How much ATP do cells use? It is estimated that each cell will generate and consume about 10 crore molecules of ATP per second. तो पर सेकंड हमारे सेल्स 10 करोड़ ATP मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं और एनर्जी यूज़ की जाती है. कपल्ड रिएक्शन ATP. सो द एक्सर्जोनिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, मतलब ATP के अंदर जब वाटर ऐड होता है तो ADP प्लस फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज़ होती है. तो जिन प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है वो एक्सर्जोनिक रिएक्शन है. तो ATP की हाइड्रोलिसिस होना एक एक्सर्जोनिक रिएक्शन है बिकॉज उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, एग्जर्ट होती है. इट्स अ एक्सर्जोनिक रिएक्शन. उसके बाद इट इज़ कपल्ड विद द एंडोजोनिक डिहाइड्रेशन प्रोसेस. तो इसका मतलब क्या, जब ATP में वाटर ऐड होगा तो ADP प्लस फॉस्फेट ग्रुप बनेगा. तो इस ADP में जब दोबारा से वाटर और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो दोबारा से ATP बनेगा. सो इट इज़ अ कपल्ड रिएक्शन कि एक्सर्जोनिक प्रोसेस इज़ ATP प्लस वाटर इज इक्वल टू ADP प्लस फॉस्फेट. ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसे गौर से देखें ज़रा. ATP में वाटर ऐड हुआ तो रेड एरो ADP प्लस फॉस्फेट और बन गया. अब इस ADP और फॉस्फेट में से जब वाटर निकाल देंगे
तो वो दोबारा से ATP बन जाएगा। ऐसे कि ATP प्लस वाटर इज़ ADP प्लस फॉस्फेट एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड। बिकॉज हमने जब ATP का आखिरी बॉन्ड तोड़ा, जो कि आपको उस डायग्राम में नज़र आ रहा है, हाइड्रोलिसिस हुई, वाटर ऐड हुआ, फॉस्फोरिलेशन हुई, मतलब कि फॉस्फेट का एनर्जी बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ADP बन गया, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। डाई से मुराद हैं 2 फॉस्फेट ग्रुप्स रह गए और एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया। तो उसका मतलब क्या है, ATP विच हैज़ हाई एनर्जी, हाई रिएक्टेंट, हाई एनर्जी कंपाउंड is converted into ADP which is a less energy compound। तो वो टाइप के रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सर्जोनिक रिएक्शंस कहलाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP is a exergonic reaction and this energy which is released, it is used by cells। and when water is released from ADP and ADP में दोबारा से वो फॉस्फेट ग्रुप हम ऐड कर देते हैं जिसके टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज़ हुई थी, तो ADP में जब फॉस्फेट ऐड होगा, वाटर रिलीज़ हो जाएगा, तो ATP बनेगा एंड इट इज़ अ एंडरजोनिक रिएक्शन। सो ADP में जब ADP ऐड हुआ और वाटर निकाल दिया गया तो वो दोबारा से ATP फॉर्म हो गया। तो वही रिएक्शन है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। एनर्जी कैरिड बाय ATP, if one phosphate group is removed, adenosine triphosphate is converted to adenosine diphosphate। if 2 phosphate groups are removed, adenosine monophosphate बन गया। मोनो का मतलब होता है एक ही ग्रुप रह गया है, phosphate group। the standard free energy of hydrolysis of ATP, that is standard या delta G naught, is approximately -7.3 किलो कैलोरी पर मोल फॉर ईच ऑफ द 2 टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप्स। कि अगर ATP में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल देंगे और एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो एक्सर्जोनिक रिएक्शन होगा, माइनस में हमारे पास चेंज आएगा और एक फॉस्फेट ग्रुप निकलने से -7.3 किलो कैलोरी निकल जाती है एनर्जी। और फिर जब हम एक और फॉस्फेट ग्रुप निकाल के AMP या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाते हैं तो फिर दोबारा से -7.3 किलो कैलोरी पर मोल निकल जाता है। तो ईजी था याद करना कि चूँकि ATP की हाइड्रोलिसिस होना एक एक्सर्जोनिक प्रोसेस है, तो ATP प्लस वाटर is equal to ADP plus phosphate is a exergonic reaction because energy is released and ADP has less energy compared to ATP। That is why the energy change or the delta G naught is in negative and it is -7.3 for one bond of phosphate group that is being broken। So standard free energy of hydrolysis of some important compounds, इनमें याद रखिए कि ATP जब ADP में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है तो -7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। सो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस और आंसर स्लाइड्स में जो ये हैं ये आप खुद देखेंगे और कोई क्वेरी होगी तो मुझसे पूछेंगे। अब मैं इसके साथ समरी नोट्स अटैच कर देती हूँ और जितने भी हमने इम्पॉर्टेंट जो फ्री एनर्जी चेंज का फॉर्मूला पढ़ा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।